जिस दिन वह पहली बार आकाश के साथ बंगले पर आया था, शाम का धुंधलका हो चुका था। मैं लॉन में डले झूले पर अनमनी से अकेली बैठी थी। आकाश ने परिचय कराया। ये है अभय, मेरा नया विद्यार्थी। इंदौर में अप्सरा बाजार का जो अपना पुराना घर था ना, उसी के पड़ोस में आलोक अंकल रहते थे, उन्हीं का बेटा है। सहजता से देखा मैंने उसे। अक्सर ही तो आते रहते हैं इनके निर्देशन में शोध करने वाले छात्र। अगर आंखें नीली कंजी होती तो यह हूबहू अभिनेता प्राण जैसा दिखता। वो मुझे घूर रहा था। मैं हड़बड़ा गई। अप्सरा बाजार में काफी अरसे से नहीं हुआ है हम लोगों का जाना। इंदौर का वह पुराना इलाका हमें याद दिलाता है। मैं बोली, हाँ, पुराने घर, पुराने मेहराब टूटे फूटे रह गए हैं। अप्सरा तो सब उड़ चुकी है वहां से, कह अभय ने ठहाका लगाया। तब तक आकाश अंदर जा चुके थे। उन्हीं में से एक अप्सरा मेरे सामने खड़ी है, लगभग फुसफुसाया वह, और मेरे होश उड़ गए। शाम गहराते ही आसमान में पूनम का गोल चांद टंग चुका था। मुझे लगा वह भी अभय के ठहाके के साथ खिलखिला पड़ा है। पेड़ पौधे लहलहा रहे उठे। उसकी बात सुनकर धड़क गया था मेरा दिल, बहुत तेजी से। शायद पहली बार। उस पूरी रात जागती रही मैं। पहली बार मिलते ही ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है? पिद्दा सा लड़का और आशिकों वाले जुमले। हिम्मत तो देखो। मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा था या खुशी हो रही थी, क्या पता। मगर सुबह का उजाला होते मैंने आंखों से देखा, उसकी नज़रों में मैं एक अप्सरा हूँ। यह बात उसने कई बार कही, और एक ही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। मुझे भी अभय की बात सच लगने लगी, और वाकई मैं खुद को एक अप्सरा समझने लगी थी। इस एक शब्द ने मेरी दुनिया बदल कर रख दी। इस एक शब्द के जादू ने मुझे अपने सौंदर्य का आभास करा दिया, और इसी एक शब्द ने मुझे पति व प्रेमी का फर्क समझा दिया। 2 लड़कियों की माँ हूँ अब तो। शादी होकर आई थी तब 22 की भी नहीं थी। तभी इन्होंने इतनी शिद्दत से मेरे रंग रूप की तारीफ नहीं की थी। अप्सरा की उपमा से नवाजना तो बहुत दूर की बात, इन्हें मेरा रूप ही नजर नहीं आया तो मेरे श्रृंगार, आभूषण या साड़ियों की प्रशंसा का तो प्रश्न ही नहीं था। अभय से मैं 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 10 वर्ष बड़ी हूँ। लेकिन उसकी, यानी अभय की तो बात ही अलहदा है। एक रोज कहने लगा, मुझे तो फूल क्या, कांटों में भी आपकी सूरत नजर आती है। कांटों से भी तीखी है आपकी आंखें। एक चुभन ही काफी है जान लेने के लिए। पता नहीं सर, किस मिट्टी के बने हैं जो दिन रात किताबों में आंखें गड़ाए रहते हैं। बोरिंग डायलॉग मत मारो अभय, कहकर मैंने उसके कमेंट को भूलना चाहा, पर उसके बाद नहाते ही सबसे पहले मैं आंखों में गहरा काजल लगाने लगी। अब तक सबसे पहले सिंदूर भरती थी मांग में। अभय के आने से जाने अनजाने ही शुरुआत हो गई थी मेरे तुलनात्मक अध्ययन की। इनकी किसी भी बात पर, कार व्यवहार, पहनावे पर मैं स्वयं से ही प्रश्नोत्तर कर बैठती। अभय होता तो ऐसे करता, अभय यूं कहता, पहनता, बोलता, हंसता हंसाता। बात शायद बोलने बतियाने या हंसते हंसाने तक ही सीमित रहती अगर आकाश को अपने शोध पत्रों के पठन पाठन हेतु लंदन न जाना पड़ता। इनका विदेश दौरा अचानक तय नहीं हुआ था। पिछले साल 1.5 साल से इस सेमिनार की चर्चा थी यूनिवर्सिटी में, और अभय को भी पीएचडी के लिए आए इतना ही समय हो चला है। हालांकि इनके निर्देशन में अब तक दसियों स्टूडेंट रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, मगर वे सभी यूनिवर्सिटी से घर के ड्राइंग रूम और स्टील हॉल तक ही सीमित रहे। किंतु अभय इनके गृहनगर इंदौर का होने के संग ही संग आलोक अंकल का बेटा जो ठहरा, इस संयोग ने गुरु शिष्य को भाई के नाते की डोर से भी बांध दिया था। औपचारिक तौर पर अभय अब भी भाभी जी ही कहता था। शुरू शुरू में तो उसने तीज त्योहार पर आकाश के और मेरे पैर भी छुए। देखकर आकाश की खुशी छलक पड़ती थी। अपने घर गांव का आदमी परदेश में मिल जाए तो एक सहारा सा हो जाता है, मानो एकल परिवार भरा पूरा परिवार हो जाता है। अभय भी घर के एक सदस्य सा हो गया था। बड़ी जल्दी उसने मेरी किचन तक एंट्री पा ली थी। मेरी बेटियों का तो प्यारा चाचू बन गया था। नन्ही मुन्नी बेटियों के लिए उनके डैडी के पास समय ही कहाँ रहा कभी। यूं तो अभय कॉलेज कैंपस के ही हॉस्टल में टिका है, पर वहाँ सिर्फ सामान ही पड़ा है। सारा दिन तो लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या फिर हमारे घर पर बीतता है। रात को सोने जाता है तो मुंह देखने लायक होता है। 3 सप्ताहों का दौरा समाप्त कर
तमाम प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ ही नियुक्ति अनुबंध के साथ आकाश लौटे थे। हमेशा की तरह निर्णय भी उन्होंने अकेले ही ले लिया था। मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि तुम 3 वर्ष अकेली रह लोगी। मैंने ही उनकी टाई की नॉट संवारते हुए पूछा था, 3 साल कैसे संभालूंगी सब? और माया और छाया ये रह लेंगी आपके बगैर? अभय रहेगा ना, वो सब मैनेज कर लेगा। उसे अपना कैरियर बनाना है, गाइड हूँ उसका, जो कहूँगा वह जरूर करेगा। समझदार है वह। मेरे लौटते ही उसे डिग्री भी तो लेनी है। मैं पल्लू थामे खड़ी रह गई, पक्के सौदागर की तरह। आकाश मुस्कुराए और मेरा गाल थपथपाते यूनिवर्सिटी चले गए, मगर लगा ऐसा जैसे आज ही चले गए। घर एकदम सुनसान, बगीचा सुनसान, सड़कें तक सुनसान सी लगी। वैसे तो ये घर में कोई शोर नहीं करते, मगर घर के आदमी से ही तो घर में बस्ती होती है। इनके जाने की कार्यवाही में 1.5 माह लग गए, किंतु अभय से इन्होंने अपने सामने ही हॉस्टल रूम खाली करवाकर हमारा गेस्ट रूम उसके हवाले कर दिया। अब अभय गैर कहाँ रह गया था। अभय के व्यवहार सेवा भाव से निश्चिंत होकर आकाश रवाना हो गए। वैसे वे चाहते थे घर से माँ जी को भी बुला लिया जाए, मगर सास से मेरी कभी बनी ही नहीं, इसीलिए विकल्प के तौर पर अभय को चुन लिया था। फिर घर में 100 औरतें हो, मगर एक आदमी की उपस्थिति की बात ही अलग होती है। अभय ने भी सद गृहस्थ की तरह ही घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। हंसी मजाक हम दोनों के बीच जारी था, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक लक्ष्मण रेखा तो खींची ही रही। इतिहास गवाह है कि ऐसी लक्ष्मण रेखाएं कभी भी सामान्य दशा में जानबूझकर नहीं लांघी गई, बल्कि परिस्थिति विशेष कुछ यूं विवश कर देती है कि व्यक्ति का स्वविवेक व संयम शेष बचता ही नहीं है। परिस्थितियां ही कुछ बनती गई कि उस आग ने मेरा मुझ में कुछ छोड़ा ही नहीं, सब भस्म हो गया। आज तक मैं ढूंढ रही हूँ अपने आप को। आग सचमुच की आग से ही जली थी। शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनने के बावजूद भी रसोई में पसीने से तरबतर व्यस्त थी कि दहलीज पर अभय आ खड़ा हुआ और जाने कब टेबल फैन का रुख मेरी ओर कर रेगुलेटर फुल पर कर दिया। हवा के झोंके से पल्ला उड़ा और गैस को टच कर गया। बस एक चिंगारी से भग से आग भड़क गई। सोचकर ही लगता है कि भभक उठी आग। हम दोनों एक साथ चीखे थे। अभय ने मेरी साड़ी खींची, मुझ पर मोटे तौलिए लपेटे। हालांकि इस प्रयास में उसके भी हाथ, चेहरा और बाल जल गए थे। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और अभय के हाथों पर भी पट्टियां बन चुकी थी। तो छाया और माया को किसके आसरे छोड़ते, माँ जी को बुलाना ही पड़ा। आते ही माँ जी हॉस्पिटल पहुंची। देख, तेरी वजह से अभय भी जल गया। कहते हैं ना, आग किसी को नहीं छोड़ती, बचाने वाला भी जलता जरूर है। जाने क्यों माँ जी का आना व बड़बड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आंखें मूंद ली मैंने। हॉस्पिटल में अभय नर्स के बजाय खुद मेरी देखभाल करता। मैं रोती तो छाती से चिपका लेता, वह मुझे होठों से चुप करा देता। बिल्कुल ताजा एहसास। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर का कोना कोना एकदम नया सा लगा। फूल पत्तियां सब निखर गई, जैसे जख्म भी ठीक हो गए पर दाग छोड़ गए। दोनों के अंगों पर जलने के निशान। अभय और मैं दोनों ही जले थे एक ही आग में। आकाश को भी दुर्घटना की खबर दी गई थी। उन्होंने अभय को मेरी आग बुझाने के लिए धन्यवाद के साथ माँ जी को बुला लेने के लिए शाबाशी भी दी। अभय को महीनों बीत चले थे इंदौर गए हुए, लेकिन वहां उसकी शादी की बात पक्की की जा चुकी थी। सुनते ही मैं आंसू बहाने लगी। मेरा क्या होगा? अप्सरा का जादू कभी खत्म नहीं होता। अभय ने पूरी तरह मुझे अपने वश में कर लिया था, मगर पिता के फैसले का विरोध करने की ना उसमें हिम्मत थी ना कुवत। स्कॉलरशिप से क्या होना जाना था। हर महीने उसे घर से पैसे मांगने ही पड़ते थे, तो इस विवाह से इनकार कैसे करता। लड़की सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और साथ में एमफिल कर रही है, तो शायद विवाह भी जल्दी नहीं होगी और ना ही ट्रांसफर। अभय ने मुझे आश्वस्त कर दिया। मैं न सिर्फ आश्वस्त हो गई, बल्कि अभय के संग उसकी सगाई में भी शामिल होने चली आई। सामान्य सी टीचर छाप सांवली सी लड़की, शक्ल व कद काठी भी कुछ ज्यादा नहीं थी। एक उम्र की बात छोड़ दी जाए तो मेरे सामने कहीं नहीं टिक रही थी। संभवतः इसलिए भी कि पूरे प्रोग्राम में
मैं घर की बड़ी बहू की तरह हर काम दौड़ दौड़ कर करती रही। बड़ों से पर्दा भी किया, छोटों को दुलराया भी। अभय ने भी भाभी भाभी करके पूरे समय साथ रखा, लेकिन रिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर लड़की के रिश्तेदारों से परिचय कराया तो भाभी के रिश्ते से नहीं, बल्कि ये मेरे बॉस, मेरे गाइड आकाश सर की वाइफ है। कांटे से चुभे उसके शब्द। सर की वाइफ यानी उसकी कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अभय को वापस तो मेरे ही घर आना था। ट्रेन छूटते ही शिकायतों की पोटली खोल ली मैंने। मैं तैश में थी। हालांकि अभय गाड़ी चलते ही मेरा पुराना अभय हो गया था। मेरा मुझ पर ही जोर न चल पाया, न उस पर। मौसम बदल रहे थे अपनी ही चाल में, शांत भाव से, मगर तीसरे वर्ष के मौसमों में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा महसूस हो रहा था। भयावह चुप्पियां, आंखों में, दिलों में और घर में भी। तूफान तो आएंगे ही, एक नहीं कई कई तूफान। समय को पंख लग चुके थे और हमारी स्थिति पंख कटे प्राणियों की तरह होती लग रही थी। मुझे लग रहा था समय को किस विध बांध लूं। अभय की शादी की तारीख आ गई। सुनते ही मैं अभय को झंझोड़ने लगी। मेरा क्या होगा? अप्सरा का जादू कभी खत्म नहीं होता। इस बार अभय ने मुझे भविष्य की तसल्ली दी। मैं पूरा दिन पगलाई सी घर में घूमती रही, मगर माँ जी के मुख पर राहत स्पष्ट नजर आ रही थी। बातों ही बातों में बोली भी, अच्छा है, आलोक भाई साहब ने सही कदम उठाया। छुट्टा सांद इधर उधर मुंह मारे, फसाद ही खत्म। खूंटे से बांध दो। मुझे टोका भी कि कौन घर की शादी है जो तुम भी चली लंद फंद के उसके संग। व्यवहार भेज दो, साड़ी गहना भेज दो और अपना घर द्वार देखो। बेटियों की परीक्षा है, उस पर बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। माँ जी को कैसे समझाती कि अब तो अभय ही मेरी दुलाई रजाई है, मेरा अलाव है। बेटियों को बहला आई, चाची लेकर आऊंगी। बड़े भारी मन से इंदौर स्टेशन पर उतरी मैं। इंदौर के जिस तालाब को देख मैं पुलक उठी थी, आज मुंह फेर लिया, मानो मोतीलाल के सारे मोती मेरी आंखों से बूंदे बने झरने लगे हो। अभय ने बाहों में समेट मुझे पुचकारा। ऑटो के साइड वाले शीशे पर नजर पड़ी। ड्राइवर हमें घूर रहा था। मैंने आंसू पोंछ बाहर देखना शुरू कर दिया। झीलों का शहर, हरियाली का शहर, टेकरी टीलों पर बने आलीशान बेंगलों का शहर और मेरे अभय का शहर। ऑटो का इंतजार ही कर रहे थे सब। अभी तो शादी को हफ्ता भर है और इतने सारे मेहमान। अभय ने बताया, मेहमान नहीं, रिश्तेदार एवं बहनें हैं। सब सपरिवार पधारे हैं। आखिर इकलौते भाई की शादी है। सुनकर मैंने मुंह बनाया और बहनों ने मुझे देखकर मुंह बनाया। रात होते ही बिस्तरों की खींचतान, गर्मी होती तो लंबी चौड़ी छत थी ही। सब अपनी अपनी जुगाड़ में थे। मुझे अपना कमरा, अपना पलंग याद आ रहा था। अभय ने ही हल ढूंढा, भाभी जमीन पर नहीं सो पाएंगी, मेरे कमरे के पलंग पर भाभी की व्यवस्था कर दो। मेरा बिस्तरा दीवान पर लगा दो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अभय की बहनों की कोई इज्जत नहीं है और माँ ठहरी गऊ। तो घर की बागडोर मैंने संभाल ली। घर के बड़े बूढ़ों और दामादों को इतना ज्यादा मान सम्मान दिया, उनकी हर जरूरत सुविधा का ऐसा ध्यान रखा कि सब मेरे गुण गाने लगे। मैं फिरकनी सी घूम रही थी। हर बात में दुल्हन, बड़ी बहू या भाभी जी की राय ली जाती और वह मैं थी। सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाने बैठती। अभय भी किसी न किसी बहाने से पुरुषों की पंगत से बच निकलता। स्त्रियां सभी भरपेट खाकर छत पर धूप सेकने लौटने पहुंच जाती। अभय की नानी, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, नीम की सेक से दांत खोजते पिछवाड़े धूप में जा बैठती। तब मैं और अभय चौके में अंगार भरे चूल्हे के पास अपने पाटले बिछाते और थाली परोसते। आदत जो पड़ गई है एक ही थाली में खाने की, नहीं छोड़ पाए। जितने अंगार चूल्हे में भरे पड़े थे, उससे ज्यादा मेरे सीने में धधक रहे थे। आंसू से बुझे तो कैसे। अभय मनाते हुए अपने हाथ से मुझे कौर खिला रहे थे कि उसकी भांजी अचानक आ गई चौके में गुड़ लेने। फिर बगैर ही भागी ताली बजाते हुए, अभय मामा जी को देखो, बड़ी मामी जी को अपने ही हाथ से रोटी खिला रहे हैं। मामी जी जैसे बच्ची हो। बच्ची है क्या? फुर्ती से दौड़ा उसके पीछे। तब तक तो खबर फैल चुकी थी। मैं कुछ देर तो चौके में बैठी रह गई। जब छत पर पहुंची तो औरतों की नजरों में स्पष्ट हिकारत भाव देखा। और तो और उस रोज से नानी की नजरें बदली सी लगी। मैं सावधान हो गई। ज्यों ज्यों शादी की तिथि नजदीक आ रही थी, मेरा जी धक धक कर रहा था।
अभय का सहज उत्साहित होना मुझे अखर रहा था, इसलिए अभय को मेहंदी लगाती बहनों के पास जा बैठी। मगर अभय अपने में ही मगन बहन से बात कर रहा था। नीलम, पंजे और चेहरे के जले दागों पर भी हल्के से हाथ फेर दे, मेहंदी का छिप जाएंगे। सुनकर मैं रोक ना पाई खुद को। अभय, ये दाग ना छिपेंगे, ना इन पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा, आग के दाग हैं ये। सन्नाटा छा गया हॉल में। मुझे आकाश आज बेहद याद आए। कैसी निरापदता होती है उनके साथ। अभय को देखो तो वह दूर, बड़ी दूर नजर आता है, और आकाश हर पल उसके संग। आज मैं सचमुच उन्हें याद करने लगी। आखिरकार बारात प्रस्थान का दिन आ गया। मेरे लिए कयामत की घड़ी थी। जैसे ही अभय का सेहरा बंधा, वो अपने नाते रिश्तेदारों से घिर गया। उसे छूना तो दूर, उसके करीब तक मैं नहीं पहुंच पाई। मुझे अपनी औकात समझ में आने लगी। असल औकात अन्य औरतों ने बारात के वापस आते ही समझा दी। उन बहन बुआ के एक एक शब्द में व्यंग छिपा था। भाभी जी, आज से आपको हम लोगों के साथ हॉल में ही सोना पड़ेगा। अभय के कमरे का सारा पुराना सामान हटाकर नेहा के साथ आया नया पलंग सजाना होगा। ताजे फूलों से छुरियां सी चली दिल पर, लेकिन दिखावे के लिए बड़ी हिम्मत दिखाई मैंने भी। बराबरी से हंसी ठिठोली करते हुए अभय और नेहा का कमरा सजाया। लेकिन आधी रात के बाद जब कमरे का दरवाजा खट से बंद हुआ, मेरी जान निकल गई। मेरा पूरा शरीर ठंड पड़ गया था। कैसे देखती रहूं मैं अपनी सबसे कीमती चीज को चोरी होते हुए। चीख पड़ी, चोर चोर चोर। गुल हुई सारी बत्तियां जल पड़ी। रंग में भंग डालने का मेरा उपक्रम पूर्ण हुआ। शादी वाला घर, दान दहेज के संग घर की औरत आभूषणों से लदी हुई, ऐसे मालदार घरों में ही तो चोर लुटेरे घात लगाए बैठे रहते हैं। नींद से उठे डरे बच्चों के रोने का शोर, आदमियों का टॉर्च लेकर भाग दौड़ का कोलाहल। ऐसे में अभय के कमरे का दरवाजा खुलना ही था। उसके पीछे पीछे सजी सजाई नेहा भी चली आई हॉल में। चैन की सांस ली मैंने। बाकी सभी भयभीत थे लूट जाने के डर से। सबकी आंखों से नींद गायब थी। इस बीच मस्जिद से सुबह की आजान की आवाज आते ही मैं मन ही मन बुदबुदाई, हो गई सुहाग रात, लेकिन कब तक। वह तो सावित्री थी जिसने सूर्य को अस्त नहीं होने दिया था। सुबह से ही मेहमानों की विदाई शुरू हो गई थी। छुट्टियां किसके पास थी। मुझे भी लौटना था अभय के साथ, मगर मेरे गले में बड़े प्यार से नेहा को भी टांग दिया गया था। जाने किस घड़ी में बेटियों से कहा था कि चाची लेकर आऊंगी। नेहा को देखकर मुझे अपना सिर पीट लेने का मन होता, मगर उसने छाया व माया का तो जाते ही मन जीत लिया। 10 दिनों बाद नेहा का भाई उसे लेने आ गया और मैं फिर अभय की अप्सरा बन गई। गिन गिन कर बदले लिए मैंने अभय से। अब मुझे उससे सब कुछ वैसा ही चाहिए था जैसे वह नेहा के लिए करता था। प्यार, व्यवहार, संभाल, परवाह, सब। चूक यही हुई कि मैं अपनी तुलना नेहा से करते हुए सोच ही नहीं पाई कि अभय भी मेरी तुलना नेहा से कर रहा होगा। समय भाग रहा था, मैं मुट्ठी में पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे हर कोई मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अभय ने भी बताया ही नहीं कि नेहा ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है। इधर आकाश का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था। उन्होंने आते ही अभय को व्यस्त तो कर ही दिया, साथ ही शहर की पॉश कॉलोनी में फ्लैट का इंतजाम कर दिया, ये कहते हुए शादीशुदा है अब, यहाँ बहू के साथ जमेगा नहीं। मैं चुप रह गई, मगर अभय ने अब भी अपना मुंह मारना छोड़ा नहीं था। अभय मेरी मुट्ठी में है, यह एहसास नेहा को कराने का कोई मौका मैं छोड़ती नहीं थी। जब भी नेहा से मिलना होता वो मुझे पहले से ज्यादा भद्दी, मोटी और सांवली नजर आती। संतुष्ट होकर मैं घर लौटकर अपने बनाव श्रृंगार पर और ज्यादा ध्यान देती। फिर मैंने नोट किया अभय का रुख उसके बजाय मेरे प्रति ज्यादा नरम और प्यार भरा होता। फिर भी नेहा सहज भाव से नौकरी, ट्यूशन के साथ साथ अभय की सुविधा का पूरा ख्याल रखती। न अभय से कोई शिकायत, न मांगी कोई सुविधा या भेंट। अप्सरा थोड़ी है जो छू लो तो पिघल जाए। अभय ने भाव में बहकर एक बार कहा था तो मैं सचमुच अपने को अप्सरा ही समझ बैठी थी। तब तक अभय की थीसिस पूरी हो चुकी थी, मगर अभी डिस्कशन बाकी था। और फिर वह दिन आ ही गया। अभय को डॉक्टरेट की डिग्री के साथ ही
ऑटोनॉमस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति भी मिल गई। धीरे धीरे उसका मेरे पास आना कम हो रहा था। फिर भी मैं कभी अकेली, कभी बेटियों के साथ उसके घर जा ही धमकती। नेहा अक्सर शाम को भी सूती साड़ी में बगैर मेकअप के मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाती मिलती। ऐसे में हमारी आवभगत अभय को ही करनी पड़ती। वह एक एक चीज का वर्णन चाव से करता। नेहा ने गैलरी में भी बोनसाई पौधों के संग गुलाब के गमले सजाए हैं। साथ ही गमले में हरी मिर्च, हरा धनिया भी उगाया है। नेहा, 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 नेहा ने ये मेरा स्वेटर क्रोशिया से बनाया है। नेहा ने घर को घर बना दिया है। नेहा के हाथ की मखाने की खीर, नेहा के गाए गीत, नेहा के हाथ पैर, चेहरा, आंखें। मैं गौर से देखने लगती अभय को, मगर वह सकपकाने की जगह ढिठाई से मुस्कुराता रहता और मैं अपमान की ज्वाला में जल उठती। मेरे मन में बदले की आग सुलगने लगी। मैं नेहा से अकेले में मिलने का प्रयास करती और अक्सर बड़े सहज सरल भाव से अभय का जिक्र ही करती। अभय ने मेरा कितना ध्यान रखा, अभय ने यह कहा, वह किया। अभय की पसंद नापसंद, अभय की आदतों और मजाकों का वर्णन करने के साथ साथ कभी कभी कोई ऐसा जिक्र भी कर देती कि नेहा का मुंह रोने जैसा हो जाता और मैं भोलेपन से कहती, देवर है वह मेरा। हिंदी की मास्टरनी हो तुम, देवर का मतलब नहीं समझती। नेहा सब समझ कर भी पूर्ण समर्पण भाव से अभय और अपनी शादी को संभाल रही थी। मेरे सीने पर सांप लौट गया जब मालूम पड़ा कि नेहा गर्भवती है। और सबसे चुभने वाली बात यह है कि यह खबर मुझे आकाश ने दी। आपको कैसे पता? मैं भड़क गई। अभय ने बताया। मुझे नहीं बता सकता था? मैं इतनी दुश्मन हो गई? नेहा आकाश से सगे जेठ का रिश्ता निभाती है। आकाश की मौजूदगी में कभी अपने सिर से पल्लू नीचे नहीं गिरने देती। जोर से बोलना हंसना तो दूर, चलते ही इतनी कायदे से है, धीमे धीमे। मुझे नहीं लगता कि आकाश से इस बारे में उसकी कभी कोई बात भी हुई होगी। लेकिन आज आकाश ने जिस ढंग से नेहा के बारे में बात की, स्पष्टता उनके अंदाज में नेहा के लिए स्नेह के साथ साथ सम्मान भी था। चर्चा की केंद्र बिंदु अब नेहा थी। अभय ने नेहा को डिलीवरी के लिए घर भेजने के बजाय अपनी माँ एवं नानी को ही बुला लिया था। वे लोग नेहा को हथेलियों पर रख रही थी। मेरी हालत सचमुच अजीब सी हो गई थी। आकाश अब भी किताबों में ही आंखें गड़ाए रहते हैं और नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। अभय पापा बन गया और नेहा माँ बन गई, पर मैं बड़ी माँ नहीं बन पाई। अभय की माँ ने बच्चे को मेरी गोद में देते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया था। लल्ला, ये आ गई तुम्हारी बड़ी माँ आशीर्वाद देने। बच्चे के नामकरण की रस्म में भी मुझे जाना पड़ा। अभय की बहनें बुआओं सहित काफी मेहमानों को निमंत्रित किया गया। प्रोग्राम काफी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। इस पीढ़ी का पहला बेटा जो पैदा हुआ है। आकाश अपने पुराने नाते रिश्ते से बंधे फंक्शन में बराबरी से दिलचस्पी ले रहे थे। अभय नेहा और बच्चे के साथ बैठ चुका। औरतों में नाम रखने की होड़ मच गई। बहनें अपनी चुने नाम रखवाने पर अड़ी थी तो बुआएं अपने नामों पर। बड़ा खुशनुमा माहौल था। तभी मेरी निगाहें नेहा से मिली। उन आंखों में जीत की ताप थी। सह न सकी मैं, बोल पड़ी, नाम रखने का पहला हक उसी का होता है जिसका बच्चा हो। देखो, लल्ला की शक्ल हूबहू आकाश से मिल रही है, वे ही रखेंगे नाम। सन्नाटा छा गया। औरतों की उंगलियां होठों पर आ गई। नेहा की प्रतिक्रिया जान ना सकी मैं। वह तो सलमा सितारे जड़ी सिंदूरी साड़ी का लंबा घूंघट लिए गोद में बच्चा संभाले सिर झुकाए बैठी थी। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। शायद आकाश यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे। मेरा वार खाली गया। अभय ने तुरंत बड़ी सादगी से मेरी बात को नकार दिया। भाभी, आप इस फैक्ट से वाकिफ नहीं है शायद। बच्चे की शक्ल तय करने में माँ के विचार सोच का 90% हाथ होता है। और मैं जानता हूँ कि नेहा जब से शादी होकर आई है सिर्फ आपके ही सानिध्य में रही है। 24 घंटे आप ही तो रही उसके दिलो दिमाग में। इस लिहाज से बच्चे की शक्ल तो आपसे मिलनी चाहिए थी। परिवार के अलावा किसी और पर या आकाश सर पर शक्ल सूरत जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह तो आप भी जानती हैं कि नेहा ने आज तक किसी दूसरे की ओर देखा तक नहीं है। वह ठहरी एक सीधी सादी घरेलू औरत। औरत लगा
अभय ने मेरे पंख ही काट दिए और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई हूँ। मुझे बात बात पर अप्सरा का दर्जा देने वाले ने मुझे अपनी औकात दिखा दी। मुझे अपने कंधों में पहली बार भयंकर दर्द महसूस होने लगा, जिन्हें अभय ने सीढ़ी बनाया था। उन कंधों पर आज न अभय की बाहें थी और न ही पंख। आज मुझे अपनी असली औकात पता चल चुकी थी। संडे की सुबह सुबह चाय पीने के बाद उदय आराम से बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसकी सास नीलम जी ने अचानक उलाहना सा देते हुए कहा, अब तुम मेरी बेटी रितु को पहले जितना प्यार नहीं करते हो ना दामाद जी। क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? अरे मैं अब भी अपनी पत्नी के लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। न्यूज़पेपर पर से नजरें हटाए बिना ही उदय ने कहा। अपने 4 साल के बेटे प्रेम को कपड़े पहना रही रितु ने अपनी मम्मी से उत्सुक लहजे में पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप मम्मी? नीलम जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद उत्तर दिया, बड़ी सीधी सी बात है मेरी प्यारी बिटिया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब वह अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता है। प्रेम को कपड़े पहना चुकी रितु चिंतित सी अपनी माँ की बगल में आकर बैठी। उदय ने भी गहरी सांस छोड़कर न्यूज़पेपर एक तरफ सरका दिया, फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उत्सुक अंदाज में देखने लगा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा दामाद जी। मैंने तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। नीलम जी की आंखों में शरारत भरी नाराजगी नजर आ रही थी। मम्मी जी, पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरे जीवन में कोई दूसरी औरत नहीं है। ये सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी का हार्ट फेल हो गया तो हम बाप बेटे का क्या होगा? उदय ने हंसते हुए शिकायत सी की। आप मजाक छोड़िए और मुझे यह बताइए कि क्या आप सचमुच किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो? रितु ने पति से तनाव भरे स्वर में पूछा। बस इतना ही विश्वास है तुम्हें मेरे प्यार पर? उदय फौरन यूं दुखी दिखने लगा जैसे उसके दिल को गहरी ठेस लगी हो। अपनी मम्मी के मजाकिया स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या? अरे पागल, वे मजाक कर रही हैं। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ दामाद जी। नीलम जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द पर पूरा जोर दिया। मम्मी जी, अब यह मजाक खत्म कर दो, वरना रितु सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ले लेगी। उदय ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। नीलम जी उठकर इधर उधर घूमते हुए गंभीर स्वर में बोली, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है दामाद जी। अब तुम्हारी आंखों में रितु के प्रति चाहत के भाव नजर नहीं आते, बस काम की ही बातें करते हो तुम मुझसे। इसलिए मैं मन ही मन यह सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम दोनों के बीच पहले सदा दिखने वाला रोमांटिक छेड़छाड़ कब, कहाँ और क्यों खो गया है। उदय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अब हमारे रोमांस और छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम छाया के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो दामाद जी? ये छाया कौन है मम्मी जी? रितु और उदय ने एक साथ पूछा तो नीलम जी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए उदय के सामने आ खड़ी हुई। कुछ देर शांत रहकर नीलम जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया। फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में बोली, चूंकि मैं अपनी बेटी के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर परेशान हो उठी थी, इसलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फ़ोन में आए सारे मैसेजेस तब पढ़ डाले जब तुम बाथरूम में नहाने गए हुए थे। यह तो बहुत गलत काम किया है मम्मी जी, पर सब मैसेज पढ़ लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। उदय ने उनका मजाक उड़ाया। मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे दामाद जी? छह के सारे मैसेजेस तो वहाँ से तुमने डिलीट कर रखे थे। लेकिन लेकिन क्या मम्मी जी? रितु ने उंगलियां मरोड़ते हुए चिंतित लहजे में पूछा। लेकिन संयोग से उसी समय छाया का ताज़ा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरी समझ में आ गया। लो तुम भी पढ़ो। अपने पति परमेश्वर के फ़ोन में आए उसकी इस
छाया डार्लिंग का मैसेज। नीलम जी ने टेबल पर रखा उदय का फोन उठाकर मैसेज पढ़ निकालने के बाद रितु को फोन पकड़ा दिया। रितु ने मैसेज ऊंची आवाज में पढ़ा। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पिक्चर के टिकट वापस कर दो। आई लव यू छाया। मैसेज पढ़ने के बाद रितु उदय की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी। उसकी सूरत बता रही थी कि वह किसी भी क्षण उदय के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। नीलम जी ने व्यंग्य भरे स्वर में उदय से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नजर आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में कहना चाहिए कि रितु, मैं किसी छाया को नहीं जानता हूँ। ये मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फोन में आ गया है। सच भी यही है रितु, मैं किसी छाया को नहीं जानता हूँ। उदय ने ऊंचे स्वर में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुमने उसका फोन नंबर अपने फोन में क्यों सेव कर रखा है दामाद जी? नीलम जी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उलझन का शिकार बना उदय जब उत्तर में खामोश रहा तो नीलम जी ने उसे फिर छेड़ा। अब मुझे नहीं मालूम कि यह नाम और नंबर कैसे मेरे फोन में आया है। यह डायलॉग तो बोलो दामाद जी। रितु, सचमुच मुझे नहीं पता। उदय सफाई देते हुए झटके से रुका और फिर नीलम जी की तरफ घूम विनती कर उठा। मम्मी जी, मुझे फंसाकर आपको क्या मिल रहा है? अब रितु को सच बताकर यह खेल खत्म करो। उदय को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि गुस्से से भरी रितु उठकर रूम की तरफ चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? उदय के इस प्रश्न का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पिक्चर के टिकट ढूंढने गई है दामाद जी। कहाँ रखा है तुमने उन्हें? अपने पर्स में या अपने बैग में? नीलम जी ने शरारती लहजे में पूछा। उदय झल्ला उठा, बोला, टिकट वही होंगे जहाँ उन्हें आपने रखा होगा। मम्मी जी, कम से कम मुझे तो बता दो कि मुझे फंसाने वाला यह सारा नाटक आप किस लिए? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ दामाद जी। अपनी बेटी की विवाहित जीवन की खुशियों और सुरक्षा को कौन माँ सुनिश्चित नहीं करना चाहेगी? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरी बेटी को क्यों धोखा दे रहे हो? पर मम्मी जी, मैं सचमुच किसी छाया को नहीं जानता हूँ। उदय को फिर झटके से खामोश होना पड़ा क्योंकि बहुत गुस्से में नजर आ रही रितु हाथ में पिक्चर के 2 टिकट लिए लिविंग रूम में लौट आई थी। अब तो सच बोल ही डालो दामाद जी। गलतियां इंसान से ही होती है, पर तुम अगर दिल से माफ़ी मांगोगे तो रितु तुम्हें जरूर क्षमा कर देगी। नीलम जी के इस डायलॉग को सुनकर उदय का मन किया कि वह अपने बाल नोच डाले। तुम्हारी मम्मी ना जाने किस बात का बदला मुझसे ले रही है जान। मुझे जान मत कहो। रितु इतनी जोर से चिल्लाई कि उदय चौंक पड़ा। मम्मी जी, प्लीज़ मुझे अपनी बेटी के कहर से बचाओ। उदय ने फिर नीलम जी के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वो बहुत गलत बात है दामाद जी। तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं सच छिपाकर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। नीलम जी भी अचानक उदय से गुस्सा होते हुए दिखने लगी थी। उदय, तुम इसी समय मुझे सारा सच बता दो, वरना मैं कभी भी न लौटकर आने के लिए मायके जा रही हूँ। रितु की इस धमकी को सुनकर उदय के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें इस तरह की शिकायत का मौका दिया है? मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। रितु रोने लगी तो नीलम जी ने उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराना शुरू कर दिया। साथ ही वे उदय को गुस्से से घूर भी रही थी। मैं अभी इस छाया से तुम्हारी बात कराकर सारा मैटर साफ करा देता हूँ, कहकर उदय ने तुरंत अपने फ़ोन से छाया का नंबर निकाला। छाया का फ़ोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव बढ़ते चले गए। मर्दों की जात पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता मेरी बेटी। तू बेकार आंसू बहा रही है। अब तो तू ऐसे बेवफा इंसान के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डाल ले। नीलम जी ने अपनी बेटी को यूँ समझाना शुरू किया तो उदय की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। अगर ये मुझे धोखा दे रहे होंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी मम्मी। रितु ने सुबकते हुए अपना निर्णय सुना दिया। अगर तू डिवोर्स लेने का फैसला करती है
तो मैं तेरा साथ दूंगी। मेरी बच्ची, तुम्हें यह कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तुम्हारी मम्मी? कोई भी समझदार माँ बिना कोई छानबीन किए अपनी बेटी को डिवोर्स लेने की सलाह कैसे दे सकती है? रितु, उदय के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि नीलम जी की भड़काऊ बातों से उसके दिल को जबरदस्त सदमा लगा है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश बेकार जाएगी दामाद जी। नीलम जी गुस्से से भर उठी। तुम्हारी बेवफाई ने इस समय तुम्हें कटघरे में खड़ा किया हुआ है, मुझे नहीं। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को? क्या शिकायत है तुम्हें इससे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे रितु। तुम अपनी मम्मी के भड़काने में मत आओ प्लीज। अपनी सास से उलझने के बजाय उदय ने अपनी पत्नी को ही समझाना बेहतर समझा। अगर तुम इससे कोई शिकायत नहीं है तो फिर इस छाया के साथ इश्क क्यों फरमा रहे हो? अरे क्या यह तुम्हारी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं संभाल रही है? बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है और मैंने कभी कोई शिकायत। ये हो सकता है कि अब प्रेम की देखभाल के चक्कर में उलझे रहने के कारण ये तुम्हारे लिए ज़्यादा समय न निकाल पाती हो, पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसे प्रेम की देखभाल पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या यह छाया बहुत सुंदर है? उदय के जवाब को अनसुना कर नीलम जी ने आक्रामक लहजे में अगला प्रश्न पूछ डाला। मुझे क्या पता, मैं जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज़्यादा सीधा दिखने की कोशिश भी मत करो दामाद जी। क्या वह कुंवारी है? ये मैं कैसे बता? वह जरूर कुंवारी होगी, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछती हूँ तुमसे दामाद जी। भला एक बच्चे की माँ बन चुकी रितु का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की जैसा कैसे हो सकता है? तुम इसकी बराबरी उस कुंवारी छाया के साथ कर इसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने कब बराबरी की? उदय ने गुस्से से पूछा। अरे बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का फिगर खराब ही हो जाता है। रितु भी मोटी हो गई है, लेकिन उसकी सूरत तो पहले जैसी सुंदर ही है, या नहीं? मुझे उसके मोटा हो जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस छाया के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तुम्हें पिता बनने का सुख दिया है मेरी बेटी ने और तुम बदले में उसे धोखा दे रहे हो। इस छाया के पीछे लाड टपकाते हुए घूम रहे हो। छी! मैं किसी के पीछे लाड टपकाते? मुझसे झूठ मत बोलो। यह तो तुमसे हुआ नहीं कि रितु को फिट और आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोज घूमने जाओ, उसे जिम जाने के लिए मोटिवेट करो, डाइटिंग करने के लिए उसका हौसला बढ़ाओ। लेकिन मैंने हजारों बार रितु को यह सलाह दी होगी मम्मी जी, लेकिन मैं इसे कोई धोखा। इसके साथ तुम्हारा रूखा व्यवहार बताता है कि तुम इसे धोखा दे रहे हो। दामाद जी, तुमने क्यों इसकी सारी सेवाओं को भुला दिया? इसके बेडौल शरीर के अंदर धड़कता प्यार करने वाला दिल तुम्हें दिखना क्यों बंद हो गया है? बहुत भावुक हो जाने से नीलम जी का गला रुंध गया। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि रितु को मैं अब भी बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं है। उदय बहुत परेशान नजर आने लगा। इस मैसेज और इन मूवी के टिकट को देखकर हम कैसे तुम पर भरोसा करें? खुद भटकने के बजाय अगर तुम मेरी इस कम अकल बेटी को प्यार से समझाते तो क्या यह तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय न निकालने लगती? तुम इसका हौसला बढ़ाते तो क्या यह आज यूं मोटी भैंस सी नजर आने के बजाय पतली और आकर्षक न दिख रही होती? इस जवान, कुंवारी और खूबसूरत छाया के साथ टक्कर चलाने से पहले तुम्हें इस बेवकूफ़ को यूं बेडौल हो जाने व माँ व पत्नी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन न बैठाने के खतरे बड़े धैर्य के साथ समझाने चाहिए थे, या नहीं? ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की। तुमने सही ढंग से समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे धोखा दिया है दामाद जी। लेकिन तुम मेरी एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने फौरन इस छाया से अपना चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने के बजाय तलाकशुदा औरत होने का ठप्पा अपने माथे पर लगवाना ज़्यादा पसंद करेगी। उसे प्रेम को बिना पिता के पालना मंजूर होगा। वह दुनिया की नज़रों में दया और हंसी का पात्र बनना स्वीकार कर लेगी, पर तुम जैसे विश्वासघात के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी धमकियां देने के बाद गुस्से से भरी नीलम जी ने अपनी बेटी को सीने से लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। सीने से
लगने के बजाय रितु ने अपनी मम्मी को नाराजगी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम इन पर गुस्सा हो रही हो या मेरी कमियां मुझे गिनाए जा रही हो। मैं तो तुम दोनों के नासमझी भरे व्यवहार से दुखी हूँ। मुझे तो तेरी घर गृहस्थी टूटकर बिखरती दिखाई दे रही है मेरी बच्ची। तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती है। अब बस करो मम्मी, रितु चीख उठी। नीलम जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे उदय और रितु दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करती ही जा रही थी। मम्मी, अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं, आज शाम से ही घूमना और कसरत करना शुरू कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब यह शिकायत नहीं रहेगी। अपनी मम्मी को यूँ संतुष्ट कर खामोश करने का यही एक रास्ता रितु की समझ में आया था। मैं रितु को धोखा देने की बात सपने में कभी नहीं सोचूंगा। मम्मी जी, आप हमें कुछ समय दें और हम दोनों आपको अपनी आपसी रिश्ते हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। उदय ने भी जब यह आश्वासन नीलम जी को दिया तो वे शांत होती नजर आने लगी। नीलम जी कुछ देर को आराम करने दूसरे कमरे में चली गई तो रितु ने अपने मन की उलझन उदय के सामने व्यक्त की। मुझे तो मम्मी का व्यवहार आज बिल्कुल समझ नहीं आया है। इस छाया का कोई मैसेज आज तक मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया है? क्योंकि छाया का मेरे जीवन में कोई वजूद ही नहीं है। रितु, क्या तुमने मुझे कभी किसी दूसरी लड़की को निहारते हुए पकड़ा है? रितु के मन में शक दूर करने का ऐसा मौका पाकर उदय ने जोशीले अंदाज में दलील दी। नहीं, फिर यह प्रश्न उठता है कि आज माँ ने सारा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है? वे बेवकूफ़ या पागल नहीं है। किसी न किसी दिन वे असली बात हमें बताएंगी ही जाने मन। फिलहाल तुम मेरी वफा पर अविश्वास करने का बीज अपने मन में बिल्कुल न पनपने देना। मैं क्या बहुत मोटी लगती हूँ? रितु ने चिंतित लहजे में अचानक पूछा। मुझे तो नहीं लगती हो, पर कुछ वजन तो तुम्हें कम कर ही लेना चाहिए। रितु, मम्मी ठीक ही कह रही थी कि हमारी विवाहित जिंदगी में रोमांस सचमुच बहुत कम हो गया है। मुझे इस बारे में कुछ करना है, मुझे भी, लेकिन किसी छाया के चक्कर में फंसकर नहीं, कभी नहीं। उदय ने आगे बढ़कर रितु को गले से लगा लिया। पता नहीं मम्मी ने आज छाया छाया का शोर क्यों मचाया। वे मुझे सीधे सीधे भी तो सारी बात समझा सकती थी। रितु के माथे पर फिर से उलझन दर्शाने वाले बल पड़ गए। यह बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, उदय ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया। खैर मम्मी जी, हम दोनों को जो समझाना चाह रही थी वह हमारी समझ में आ गया है। हम अपने रिश्ते में सुधार लाएंगे। श्योर, कहकर रितु उदय के सीने से लग गई। लेकिन उदय को मन ही मन अंदाजा हो गया था कि उसकी सास ने सारा बवाल मचाने को छाया नाम की उसकी काल्पनिक प्रेमिका क्यों पैदा की थी। हुआ यूँ था कि पिछले संडे को वह अपने ससुराल गया था। वहाँ उसने अपनी साली शालिनी के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसका हाथ चूम लिया था। शालिनी के साथ उसके संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वह उसे बहुत ज़्यादा हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। उसे लेकर उसका मन रंगीन रोमांटिक सपने देखने लगा था। उदय को लगा था कि हमेशा उसके साथ खुलकर हंसने बोलने वाली शालिनी भी उसे चाहने लगी है, तभी उसने उसका हाथ चूमने का दुस्साहस किया था। लेकिन उसकी चुलबुली साली उसके साथ गलत तरह के संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है, इसका एहसास उसे अब हो गया था। शालिनी ने सारी बात अपनी मम्मी से कह दी होगी। वह अब समझ सकता था। उसकी सासू माँ ने उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी काल्पनिक प्रेमिका छाया को पैदा किया था। घर में जबरदस्त हलचल मचाकर उन्होंने उसे परेशान करने के साथ साथ अपनी बेटी रितु को भी बहुत महत्वपूर्ण बातें लगे हाथ समझा दी थी। शालिनी के हाथ को चूमने की हरकत उसकी सासू माँ को अब पता है। यह सोच उदय को मन ही मन बहुत परेशान व शर्मिंदा कर रही थी। मैं शालिनी से माफ़ी मांगूंगा, ऐसा फैसला कर मन ही मन उदय ने कुछ राहत महसूस की। रितु को कुछ न बताने के लिए उसने अपनी समझदार सासू माँ को भी
मन ही मन धन्यवाद कहा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रितु। ऐसा कहकर उसने उसके माथे को चूमते हुए अपनी जीवन संगनी के साथ प्रेम की जड़ें मजबूत करने का पक्का इरादा मन में बसा लिया था।